अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमजान शुगर मिल केस में जमानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने शहबाज शरीफ को 2 करोड़ रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को नैब में साफ पानी केस में तलब किया गया था, लेकिन जब वो बयान रिकॉर्ड कराने पहुंचे तो उन्हें आशियाना स्कीम केस में गिरफ्तार किया गया था। मरियम औरंगजेब का अब इस हवाले से कहना है कि अदालत का फैसला मेरिट पर आया है। नवाज शरीफ भी एक दिन सुर्खरू होकर अवाम के सामने होंगे। दूसरी तरफ आई वजीर फयाजुल हसन का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कोई शक नहीं है कि नैब जब काम करे तो वो अच्छे तरीके से जो है वो अपना सारा होमवर्क करके अपने सारे प्रूफ्स जो हैं और जितने क्लूज़ हैं और जितनी गवाहियाँ हैं, जितने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं, वो सारे उसके पास 100% क्लियर होने चाहिए। लेकिन ज़मानत तो जो है वो आपके सिस्टम के अंदर जो है वो दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी चले जाएंगे ना, ज़मानत तो कुछ ना कुछ ऐसे बात हो ही जाती है। केस से बरी नहीं हुए। इसी तमाम तर मामले पर हमारा सवाल होगा अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। क्या हुकूमत अब शहबाज शरीफ को पीएसी चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला वापस लेगी? सबसे पहले बेनज़ीर आपकी तरफ आएंगे हम। आपका क्या ख्याल है? अब बेशक केस तो भी चल रहा है लेकिन जमानत तो हो गई, अब हुकूमत का क्या रवैया होगा इस मामले पर? देखिए, आपसे अभी तक जहाँ तक मुझे समझ आई है, उनको बेल मिली है मेडिकल ग्राउंड्स पे। उन्होंने जिस पे शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुझे फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है डेली, तो उस बेसिस पे उनको क्या कहते हैं, जब तक मिली है। अब केस जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। उनकी इंडाइटमेंट है फरवरी को, मेरे ख्याल से 18 तारीख को उनकी इंडाइटमेंट है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। और नैब का कानून के तहत ये होता है कि जब एक दफ़ा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में आपका केस शुरू हो जाए तो 30 दिन होते हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के पास कि वो आप पे केस का फैसला दें। तो प्रेशर जो है वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर से अभी तक हटा नहीं है। अभी तक प्रेशर उन पे है और ये केस अभी तक चलेगा। जहाँ तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात है, मेरे ख्याल से पीटीआई जो है वो ये कोशिश तो पूरी करेंगे कि उनको हटाने की, और उनको हटा सकते भी हैं। क्योंकि देखें, पब्लिक अकाउंट्स का जो चेयरमैन होता है, किसी भी कमेटी का चेयरमैन होता है, वो सिर्फ 2 तरीके से हटाए जा सकते हैं। एक तो या तो खुद ही अपना इस्तीफा दे दें स्पीकर को। दूसरा ये तरीका होता है कि जो मेजॉरिटी मेंबर हैं उस कमेटी में, वो उनके खिलाफ एक पिटिशन करें और उनको हटा दें। अब पैक में 30 मेंबर हैं, जिसमें से जो 12 हैं वो पीटीआई के अपने हैं, 5 नून लीग के हैं, 5 पीपल्स पार्टी के। तो पीटीआई जो है वो खुद तो मेरे ख्याल से उनको अगर हटाना चाहती है तो वो बड़े आराम से उनको क्यू लीग के साथ और अपने बाकी जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलकर उनको हटा सकती है। और एक और मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी, देखिए अभी लाहौर हाई कोर्ट का जो आज फैसला आया है, इससे पहले कमरुल इस्लाम साहब का भी जो केस था वो चल रहा था साफ पानी में, उसमें भी देखिए उनको बेल मिल गई, क्योंकि उसमें भी कोर्ट ने कहा कि मतलब कोई एविडेंस ही नहीं है कि उन्होंने कोई किक बैक्स लिए हो या कोई करप्शन की हो। उसमें भी उनको, तो इससे नैब का आपको पता चलता है कि नैब के केसेस जो हैं वो कितने मजबूत हैं। जब वो जाते हैं हाई कोर्ट में तो उनका फिर ये हाल होता है। सही। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, बेनज़ीर कह रही हैं कि अगर हटाना चाहे पीटीआई तो हटा तो सकती है, लेकिन अब जो आज का अदालती फैसला आया है, क्या करेगी पीटीआई अब? क्योंकि आपने अपने इंट्रो में बतौर ख़ास फयाजुल हसन चौहान साहब का एक वीडियो क्लिप दिखाया है। एब्सा ये वो शख्स है जो कुरान सामने रख के उसके ऊपर हाथ लगा के बैठा है और अपनी वीडियो बनवा के वायरल की हुई, और इमरान खान साहब को बता रहा है कि मैं कुरान पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि मैंने पैसे नहीं पकड़े। कोई इलेक्शन हुए होंगे बल्दियाती जिसमें इसका भी कोई रोल होता होगा, और फिर ये काफ़ी अर्सा इसी वजह से कि इसके ऊपर चार्जेस थे और ये इसको बैक बर्नर पे या इसको एक कोल्ड शोल्डर में हुआ था। तो मुझे पहले तो बड़ी अजीब सूरत हाल लगती है कि कैसे कैसे लोग हैं जो अपने गिरबान में कभी झांकने की कोशिश नहीं करते। इनका नाक जो है बदबू से भर जाए, थोड़ा से अपने गिरबान को खोलें और चाक कर उसमें झांकें या उसके करीब नाक लेके जाएं। दूसरी बात यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब को नैब से जो अपना हाई कोर्ट से रिहाई मिली है, पहली बात तो यह है कि उसमें एक चीज़ जो है इसमें थोड़ा रीमा जो है वो बेहतर रोशनी डालेंगी। लेकिन अमूमन उस केस में जिसके अंदर बहुत सारे सुकम हो, कमज़ोरी हो, शॉर्ट कमिंग्स हो, या कोई ऐसा हो कि जिसमें अल्टीमेटली कोर्ट को ये यकीन होता है या थोड़ा सा उनको अंदाज़ा होता है कि इसमें इनको रिहाई मिल जाएगी, चुनाचे वो उसमें वो बेल ले लेते हैं। फिर ज़ाहिर है ग्राउंड उनकी, जैसे इन्होंने बताया, मेडिकल ग्राउंड है। जहाँ तक हटाने का ताल्लुक है, देखिए इसका ताल्लुक उनकी इस बेल से नहीं है।
तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद एक ज़हनी कर्ब और कशमकश है उसके दिमाग के अंदर। उसको ये समझ नहीं आ रही कि वो हालात को सुधारने के लिए वो अब किस तरीके से अपने आप को स्कैंडलाइज करे या किसी और को करे, और किस तरीके से वो लोगों की तवज्जो मुस्तकिल हटाती रहे। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो शहबाज शरीफ को बिल्कुल जो आखिरी अब दमों तक वो हटाएगी, क्योंकि इन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, और वो और उसके लिए हर वो कोशिश करेगी। देखिए 12 जो मेंबर उसके अपने हैं, उसमें भी 2 मेंबर्स ने तो खुलेआम कह दिया है, राजा रियाज साहब ने और फतियाना साहब ने, कि वो शेख रशीद के हक में है, और मोर और लेस उस नैरेटिव को बयानिए से कि वो इस कमेटी के अंदर जो सियासी सोच है उसको वो नाफिज होना शुरू करना चाहते हैं। बाकी नैब की तरफ से, नैब की अपनी साख जो थी हमेशा स्टेक पे थी, आज मजीद वो साख अरोड हुई है, और उस साख की वजह से इनको बिल्कुल नहीं मिलेगा, इनको पॉलिटिकल एडवांटेज मिला है और इनकी एक इखलाकी पोजीशन बेहतर हुई है। फाद को भी बेल मिल गई है, तो ये सारी पोजीशन बेहतर हुई है। मेरा ख्याल है कि इससे पता चलता है कि जो काम किया था ना बेहतर हुई है इस फैसले से जो आ जाए। बिल्कुल सबको छोटा कर गया, नैब को भी छोटा कर गया, बल्कि बीच चौराहे बराना कर गया, और तहरीक इंसाफ को भी बहुत ही उनके, मेरा ख्याल है कि बहुत उनके लिए आज दुख का और कर्ब का मकाम है। सही। और ऑप्शन आप ले रहे हैं, आप समझते हैं कि वो फैसला वापस नहीं लेंगे चेयरमैनशिप से हटाने का? बिल्कुल नहीं लेंगे। रीमा, जब इस तरह के अदालती फैसले आते हैं तो क्या फिर इस बात को तक़वियत मिलती है जो कहती रही है ऑपोजिशन भी पहले कि नैब बेबुनियाद केसेस होते हैं या तैयारी करके फिर अदालत नहीं आती? जी शुक्रिया अब्सा। मेरा जवाब भी नहीं में ही होगा, और उसकी वजह ये है कि पीटीआई के लिए जो पैक्ट चेयरमैनशिप का पूरा इशू है ये लीगल नहीं था। ये हमेशा से एक मीडिया स्ट्रैटेजी लगती थी पीएमएलएन को और ऑपोजिशन को बैकफुट में या दबाव उन पे डालने के लिए, तो वो तो रहेगा, और वो इसको जो इसकी वजह बताएंगे वो इखलाकी बताएंगे कि उन पे अभी भी केसेस चल रहे हैं, तो उनको पैक्ट चेयरमैन नहीं बनना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल उनकी जो पोजीशन थी कभी भी लीगली सॉलिड थी, तो अभी भी बेल मिलने पे मेरा नहीं ख्याल वो बदलेगी। दूसरा जो आपने बेल का पूछा, पाकिस्तान में जो बेल के कवानीन हैं वो पूरे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या कंपैरेटिव और ममालिक में भी जो कवानीन होते हैं उससे बहुत मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में एक बेसिक प्रिंसिपल तो ये है कि जब तक आप कन्विक्ट नहीं होते आपको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट स्टेक है आपकी लिबर्टी, आपकी आज़ादी, और वो कन्विक्शन के बगैर आप नहीं इस तरह ख़त्म कर सकते कि कई कई महीने आप लोगों को बहुत ही बेसिक से इल्ज़ाम लगा के उनको अरेस्ट कर लो। और हमने ये बहुत बहुत अरसे देखा है, बहुत केसेस में देखा है कि लोगों को कई कई महीने, कई कई साल बेल रिजेक्ट होती है उनकी, उनको आप डिटेंशन में रखते हो और असल में उनके केस, उनके लिए, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं निकलता। कोई 3 वजूहात हैं जिसके ऊपर आपको बेल जो है आपकी रिजेक्ट हो सकती है। वो है कि अगर आपके भागने का रिस्क हो, या ये रिस्क हो कि आप एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय करो, या किसी और तरह से आप केस को नुकसान पहुंचाओ। पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, और सिर्फ नैब के नहीं और भी बहुत, पीपीसी के भी, एंटी टेररिज्म एक्ट में भी बहुत से नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, और अदालतें जब बेल देती हैं इन केसेस में तो वो ये देखती हैं कि जो प्रोसिक्यूशन है क्या वो एक प्राइमा फेसाई या एक ओवरऑल केस रीजनेबल बनाती है कि नहीं अक्यूज्ड के अगेंस्ट। तो मेरा ख्याल है इस केस में अदालत ने यही देखा होगा कि नैब ने एक प्राइमा फेसाई केस बनाया है कि नहीं शहबाज शरीफ के अगेंस्ट, लेकिन मैंने ऑर्डर नहीं पढ़ा, तो एग्जैक्ट वजह क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है इन केसेस में। तो हाँ, हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये दिखाती है कि नैब ने शायद अपना होमवर्क नहीं किया, लेकिन ऑर्डर देख के ही पता लगेगा कि एग्जैक्ट ग्राउंड्स क्या है। लेकिन एक आखिरी बार फिर से मैं कहना चाहती हूँ कि अब क्योंकि नैब लॉ पे अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, तो ये जो कवानीन, इतने सख्त कवानीन हैं जो लोगों की लिबर्टी को एक मजाक बना देते हैं, उनकी आज़ादी को एक मजाक बना देते हैं, इनको बदलने की बहुत ज़रूरत है। दुरुस्त। मज़ीद साहब, रीमा जिस तरह हर बार इस चीज़ का इजहार ज़रूर करती हैं कि जब तक कोई कन्विक्ट नहीं होता तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को 3 अक्टूबर 2018 से ऑपोजिशन ने अपनी माफ़ कीजिएगा नैब की हिरासत में थे वो, लेकिन कोई खातिर ख्वाह बात सामने नहीं आ सकी। क्या इस बात को प्रूफ करता है आज का अदालती ये जो फैसला है उनको ज़मानत मिलना?
देखिए, ज़मानत के तो ग्राउंड्स अपनी जगह मौजूद होते हैं और इस केस में नज़र आता है कि ज़मानत के ग्राउंड्स मौजूद हैं। दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरह अभी रीमा कह रही थी, देखिए हमारे यहाँ तो अदालती चीज़ें तो छोड़ें, यहाँ किसी के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी इनिशिएट होती है तो हम टेलीविज़न पे उसका ट्रायल करके कन्विक्शन भी अनाउंस कर देते हैं। यानी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई कातिल है, वो अभी उसका ट्रायल ही नहीं होता। और उसके नतीजे में अगर कभी कोई इक्विट हो जाता है, कोई बरी हो जाता है, तो हमें इतनी भी अखलाकी ज़रूरत नहीं होती कि हम अपने अल्फाज पे शर्मिंदा हों और उसको विड्रॉ करें। यहाँ देखिए, जो आपका बुनियादी सवाल है, अभी तो गवर्नमेंट ने एक बात ज़रूर की है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इनिशिएट नहीं किया है उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन से हटाना। और अभी भी क्योंकि पीटीआई के अपने अंदर इख्तलाफ मौजूद है, पीटीआई की अपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो लोग हैं और इवन जो बाहर भी हैं, उनमें भी एक ग्रुप है जो समझता है कि शेख रशीद साहब को लाने का गैर ज़रूरी फ़ैसला है उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने का, या सॉरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनाने का। जहाँ तक शहबाज शरीफ का, देखिए बेल हुई है, अगेन हम एक्सट्रीम पोजीशंस लेते हैं। अब ये बेल हुई है तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ये कह दिया कि इंसाफ की फतह हुई है। कल अगर नैब मूव करती है हायर कोर्ट में और बेल रिजेक्ट हो जाती है, या हाई कोर्ट का फैसला जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर भी क्या हम यही पोजीशन लेंगे? यही सबसे बड़ा हमारा डायलेमा यही है कि हम एक ऐसी पोजीशन नहीं लेते कि अगर अदालती प्रोसेस है उसमें बेल भी होती है, बेल कैंसिल भी होती है। असल इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि जब कन्विक्शन होती है या एक्विटल होती है, वो बुनियादी चीज़ होती है, और वो भी अगर अपील के हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने के बाद कोई फैसला होता है। लेकिन हम एक आदमी को गिल्टी डिक्लेयर कर देते हैं उसके इनोसेंस से पहले ही। तो मेरा ख्याल है जो शहबाज शरीफ को अभी उनकी बेल हुई है, न केस ख़त्म हुआ, जिस तरह एक केस में अभी 18 तारीख को उन पे फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है, तो अभी एक लॉन्ग लीगल प्रोसेस है। हाँ, एक इनिशियली ज़रूर है, इनिशियली रिलीफ ज़रूर है शहबाज शरीफ साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए और उनकी पार्टी के लिए। लेकिन जब हम कोई एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि कल हो सकता है कि इसका बिल्कुल उल्टा भी फैसला आ सकता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। मेरा ख्याल है अभी तक इन्होंने फैसला ही नहीं किया है गवर्नमेंट ने कि हम शहबाज शरीफ को वहाँ से हटाएंगे। अभी तो वो एक मॉरल प्रेशर रख रहे हैं, एक पॉलिटिकल प्रेशर रख रहे हैं। मेरा ख्याल है वो कंटिन्यू करेंगे। अभी इस पर बयानबाजी जारी है, लेकिन आप ज़रूर ये समझते हैं कि अभी सिर्फ बेल हुई है, केस ख़त्म नहीं हुआ, एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए। इस पर करना चाह रही थी कि आज शहबाज शरीफ साहब का भी केस सुना है, लेकिन फवाद हसन फवाद का भी केस बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको खैर एक केस में बेल मिली, एक केस में बेल नहीं मिली। अच्छा, वो जुलाई से उनको गिरफ्तार किया, अब 6 महीने से ज़्यादा हो गए उनको। उनके खिलाफ अभी तक नैब ने एक रेफरेंस भी नहीं दर्ज किया। मतलब एक रेफरेंस क्या, उनका अभी तक क्या कहते हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट तक केस पहुंचा ही नहीं, तो कन्विक्शन तो खैर दूर की बात है। तो ये, और मैंने एक दफ़ा पहले भी ये बताया था कि नैब के जब एक अफसरान से, मेरी बड़ी सीनियर अफसरान से जब मेरी इससे बात हुई थी कि आपने साद रफ़ीक को क्यों गिरफ्तार किया है, तो उन्होंने कहा था क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर सकते थे केस पे। तो इस बेसिस पे तो वो गिरफ्तारियाँ करती है नैब। तो केस तो नेचुरली जब वो जाएगा लाहौर हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में, तो फिर उसका तो यही नतीजा होगा। और हमारा पैनल जो है वो इस नैब के किरदार पे बहुत सवाल उठा चुके हैं। मज़ साहब आप ऐड कर लें, फिर हम अमल की तरफ जाएंगे। मैं सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूँ, आज जो नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने एक फ़ैसला किया है जिसमें चौधरी शुजात के ख़िलाफ़, चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी शुरू की है, उसमें हिना रब्बानी खर साहिबा के ख़िलाफ़ भी एक जो इसमें इंक्वायरी शुरू की है वो सिद्दीकुल फ़ारूक साहब थे। सिर्फ एक वाक़या सुना दूँ, सिद्दीकुल फ़ारूक साहब एक ज़माने में नैब ने उनको उठाया था और उसके बाद नैब भूल गई थी कि उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने ये एडमिट किया कि हम भूल गए थे कि ये हमारी कस्टडी में है, और उसकी बुनियाद पे उनकी रिहाई हुई। तो मेरा ख्याल है अब नैब को ज़रूर इतना ख्याल करना चाहिए कि अगर वो उठाएंगे तो कम से कम अपने उठाए हुए कैदी को भूल न जाएं। और सिद्दीकुल फारूक साहब को 2.5 साल जेल में रहना पड़ा। 2.5 साल। जी। और ये मत भूलें कि सिद्दीकुल फारूक प्रेस सेक्रेटरी थे वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के 1999 तक।
जी बिल्कुल, महमल की तरफ चलेंगे। महमल, अब इन दो चीज़ों पे भी हम चाहेंगे आप कमेंट करें। सर खुर्शीद शाह साहब ने फैसला आने के फ़ौरन बाद कहा है कि अब आज़ादी से सियासत होगी, तो अब हम किस किस्म की ऑपोजिशन देखेंगे? महज ज़मानत ही है, केस नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मुतहरिक नज़र आएंगे आपको? देखें, अब आपके इसमें पहले तो मैं नहीं का ही ऑप्शन लूँगी। और बात यह है कि देखें, आज़ादी की जो बात खुर्शीद शाह साहब ने की है, बात यह है कि अभी शहबाज शरीफ साहब आज़ाद तो हुए नहीं, जैसा कि पहले भी सबने बात भी ये की है कि देखिए बेल हुई है, एक्विटल नहीं हुआ। और बेल की जो 3 चीज़ें होती है कि या वो मुल्क से फ़रार हो जाएंगे, या वो एविडेंस के साथ टेम्परिंग करेंगे, या फिर ये कि वो केस को किसी तरीके से जो है वो इन्वेस्टिगेशन को किसी तरह से मुतासर कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें तो खैर वैसे भी शहबाज शरीफ साहब ना पावर में है ना कुछ है, उनका केस वैसे भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो वो ये चीज़ें नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि देखिए नैब के ऊपर जो है, जिस तरह अभी फवाद हसन फवाद साहब के केस की भी बात हुई, उनको एक से तो रिहाई दे दी है, दूसरा उनके पास एसेट्स बियॉन्ड मीन्स वाला जो केस है वो चल रहा है, उस पर नहीं उनको दी गई। अब वो केस जो होता है ना, वो इस तरह का है कि उसको प्रूव करने में पता नहीं साल लग जाए, नहीं होता। ये केस तो किसी पे भी कोई बना सकता है, हम पे भी कर सकता है कि जी यू आर लिविंग बियॉन्ड योर एसेट्स, तो इस तरह की चीज़ हो सकती है। अच्छा, फिर जो आप नैब के केस के ऊपर आ जाइए, नून लीग वाले भी बात करते हैं, और वैसे भी क्योंकि ये अब तरमीम की भी बात हो रही है, फ़रूक नसीम साहब ने अभी पिछले हफ्ते ही कहा है कि हम लोग इसके ऊपर अपोजिशन से बात करें और नया लॉ लेकर आएंगे, नैब का कानून में हम अमेंडमेंट करेंगे। तो बात ये होती है कि नैब अरेस्ट पहले कर लेता है, केस बाद में बनाता है। बल्कि एक्चुअली वो कई दफ़ा होता है कि वो रिमांड पे रिमांड इसलिए ले रहे होते हैं कि कोई अप्रूवर बन जाए, कोई ज़रा थोड़ी सी बातें बता दे, कोई उगल दे, कोई चीज़ राज उगल दे। उनके पास खुद भी कई दफ़ा फैक्ट्स और वो चीज़ें नहीं होती। और शहबाज शरीफ साहब के केस के ऊपर तो हुकूमती अरकान भी कई प्राइवेटली ये कहते थे कि बड़ा ही वीक केस है, नैब हमें भी बड़ा बेइज्जत करा रही है इस तरह से पकड़ के। अब आ जाए आप पीएससी की चेयरमैनशिप के ऊपर। देखिए हुकूमत तो अपना मौक़िफ़ जो है वो वैसे वापस नहीं लेगी। मतलब हुकूमत की बात जो मैं कर रही हूँ वो मैं मतलब शेख रशीद साहब हैं वो बात कर रहे हैं ज़्यादा, और एक दो और गुजरा। लेकिन अगर आप देखें कि पीटीआई के अंदर जो सेंसिबल सेन वॉइसेस हैं, जिस तरह रियाज फतियाना साहब हो गए हैं, असद कैसर साहब हो गए हैं, परवेज़ खटक हैं, बाकी इस तरह के लोग हैं, वो सब एक्चुअली कह रहे हैं कि ये इस किस्म का हम क्यों एक टाकरा लें अपोजिशन के साथ, जब एक चीज़ होगी है सुलह सफाई के साथ होगी है। पहले नहीं मान रहे थे, बड़ी मुश्किलों से मान गए, फिर बना दिया उनको पीएससी का चेयरमैन, तो अब ये दोबारा एक नई चीज़ करने की जरूरत है। लेकिन मैं इसमें ये कहती जाऊँ, इसलिए हुकूमत वापस नहीं लेगी, मुझे ही जहाँ तक लग रहा है और शेख रशीद साहब की बातों से लग रहा है कि उनको इमरान खान साहब की पुश्तपनाही है इसके अंदर। और वो ये सब कुछ आप देखिए, ये बात ज़्यादातर किस दिन शुरू हुई, ये हुई उस दिन जिस दिन उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने मिनी बजट वाले दिन तकरीर जो कर दी थी पीएम सिलेक्ट पे और वज़ीर आला पंजाब के ऊपर जो उन्होंने बातें बोली, जिससे इमरान खान साहब बहुत नाराज़ भी हुए, और फिर असद कैसर साहब पे भी वो नज़ला गिरा उस नाराज़गी का। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसका नुकसान पीटीआई को बहुत होगा, क्योंकि जो पीटीआई का कार्डर है वो ये कहता है कि देखिए असद कैसर हमारे बहुत पुराने हमारे वर्कर हैं, हमारे साथ रहे हैं, बहुत हमारे साथ टाइम होने के। शेख रशीद कौन होता है इस तरह की असद कैसर के बारे में बातें। तो मेरे ख्याल में पीटीआई को सोचना जरूर इसके ऊपर चाहिए कि वो ये चीज सियासी प्रेशर के लिए कर रहे हैं, कर गलत आप समझती हैं कि जो बयानात पीएससी के मामले पर दिए जा रहे थे उसमें पुश्तपनाही हासिल थी उनको इमरान खान साहब की? आने वाले दिनों में देखना ये होगा, जो कि कल हमारा सवाल भी था, कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी के कुछ आम रहनुमाओं, स्पीकर साहब समेत उनके साथ खड़े होते हैं, या सिर्फ शेख रशीद साहब का पलड़ा भारी होता है। हमारे तमाम तजियाकारों ने स्पेशल लिया है, मल साहब ने कोई ऑप्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मेमोगेट केस निपटा दिया है, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुसैन हक्कानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका, अब रियासत हुसैन हक्कानी को लाना चाहती है तो ले आए, लिहाजा इस सिलसिले इस सारे मामले से अब अदालत का कोई लेना देना नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा कि कोई भी दरख्वास्त गुजार अदालत में मौजूद नहीं, कौमी वतन पार्टी या नवाज शरीफ कोई भी नहीं आया, दरख्वास्त गुजार कौन है? अगर कोई दरख्वास्त गुजार नहीं आया तो अदालत यहाँ क्यों बैठी है? इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए और अपने दलाइल में उन्होंने कहा कि इस मामले में काफ़ी हसास मामलात पोशीदा हैं। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इसमें अदालत कहाँ से आ गई। मसला ये था कि एक सफ़ीर ने मेमो लिखा, क्या आज ये हुकूमत भी उस मेमो से कोई ख़तरा महसूस कर रही है? ये सवाल किया गया उनकी तरफ से। और ये जो सारा उन्होंने कहा कि 8 साल से ये मामला ज़ेर इल्तवा है। मेमो से मुतालिक अदालत ने कमीशन कायम किया, कमीशन ने अपनी सिफारिशात दे दी जिन पर FIR दर्ज हो गई। अब रियासत का अपना मामला है कि वो मुल्जिम के पीछे जाए और जो इक़दामात ले सकती है वो करे। अब इस सारे मामले पर हमारा सवाल अपने पैनल से कुछ इस तरह से होगा। कोर्ट ने मेमो केस निपटा दिया,
और हुसैन हक्कानी के पीछे जाना रियासत का अपना मामला है, ये कहा गया अदालत की तरफ से। क्या ये फैसला दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम रीमा उमर की तरफ जाएंगे। रीमा, इतने बड़े केस में जब बातें ये हो रही थी कि जैसे पाकिस्तान में जमहूरियत ही ख़त्म होने जा रही है, अब अदालत का ये कहना कि रियासत खुद ही निपटा ले इस मामले को, आपके ख्याल में दुरुस्त है ये बात? अब्सा, दुरुस्त है, लेकिन मैं इससे एक कदम आगे जाऊंगी। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को अपनी इंसानी हुकूक की जुरिस्डिक्शन में 2012 में इस केस को सुनना ही नहीं चाहिए था। ये वो एक केस था जिसने दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट जो अपनी सुओ मोटो की या 184(3) की जुरिस्डिक्शन है उसको पॉलिटिकल बुनियादों पे एक्सरसाइज कर रही है, इंसानी हुकूक के बुनियाद पे नहीं। और अब आप देखें कि उन्होंने किस तरह जुरिस्डिक्शन ली इस केस की। उन्होंने कहा अगर मेमो के जो कंटेंट्स हैं वो दुरुस्त हैं तो पाकिस्तान की दुनिया में जो एक इज्जत है, पाकिस्तान की सॉवरेंटी है, वो जो है वो इम्पैक्ट होती है। अगर वो इम्पैक्ट होती है तो हर पाकिस्तानी की जो कलेक्टिव डिग्निटी है वो इम्पैक्ट होती है, क्योंकि कलेक्टिव डिग्निटी इम्पैक्ट होती है तो राइट टू लाइफ का मामला है। बहुत ही अजीबो गरीब तरह से उन्होंने जस्टिफाई किया जुरिस्डिक्शन लेना इस केस की। और मेरा ख्याल है लेना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब जो ये केस खत्म किया है 184(3) में वो ठीक किया है। मेरे लिए तो वो जो पूरी कमीशन बनी और उसके बाद जो FIR हुए वो भी बहुत प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन खैर अब वो गवर्नमेंट का मामला है तो उस पर बात नहीं करते। तो मेरा ख्याल है 184(3) की अगर नज़र से देखा जाए तो ये शुरू से ये गलत केस था लेना इस जुरिस्डिक्शन में, और अब सही किया है अदालत ने इसको ख़त्म करके। लेकिन दूसरी जो एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, जी दूसरी जो बात है जो मैं करना चाहूँगी वो ये कि जो गद्दारी की हम बात करते हैं, ट्रीजन के केसेस, ये शुरू से, चाहे आप हुसैन शहीद सोहरवर्दी का केस ले लें, उसके बाद फातिमा जिन्ना, उसके बाद कई इस तरह के केसेस बनाए गए, लोगों को गद्दार डिक्लेयर किया गया पॉलिटिकल बुनियादों पे, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के लिए, और उनमें से किसी भी केस का नतीजा कुछ नहीं निकला। अभी भी हम यही देखते हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वो मेमोगेट केस सुप्रीम कोर्ट लेके गए, उन्होंने बहुत ही नुकसान पहुंचाया हमारी जुरिस्डिक्शन को। उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे, उन्होंने 184(3) का इस तरह इस्तेमाल किया, बहुत अब्यूज़ किया। नवाज शरीफ साहब सपोर्ट कर रहे थे पॉलिटिकल बुनियादों पे, क्योंकि उस वक्त उन्होंने उनको अपनी मुफाद में नजर आ रहा था ये करना। तो ये हम पूरी हिस्ट्री में देखते हैं। मेरा ख्याल है अब इस चैप्टर को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि नताइज कुछ नहीं निकलते इन केसेस के। तो पहले अदालतों का 184(3) का इस्तेमाल हो रहा था, अब और हम आइन के जो आर्टिकल्स हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। बस आप लोगों पे ये स्टैंप डाल देते हो कि वो गद्दार है, कुछ बनता नहीं, तो एक तरह से उनके लिए ये प्राइड बन जाती है कि गद्दारी का लेबल हमें दिया गया। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही विशियस साइकिल है और हमें इससे निकलना चाहिए अब। हाँ का ऑप्शन आप ले रही हैं और आप समझती हैं कि शुरू से अदालत को ये मामला टेकअप करना ही नहीं चाहिए था। मजहर अब्बास साहब, फिर रियासत कैसे लेकर चलेगी क्या इस मामले को आगे लेकर रियासत? जी, मैं रीमा की बात को सपोर्ट करते और थोड़ा आगे बढ़ाते, देखिए बाज़ मामलात में तमाम तर काबिल एहतराम इफ्तिखार चौधरी साहब बाज़ मामलात में नून लीग के 12वें खिलाड़ी नज़र आते थे। और बिल्कुल मेमो का केस, अगर मेमो का केस उठाना ही था तो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जाना ही नहीं चाहिए था। वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव और रियासत का फ़ैसला था, और रियासत अगर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा कायम करती तो मुकदमा कायम करती और मुकदमे को आगे बढ़ाती। उसमें रुकावट कहाँ बन रही थी जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट को ले आए? और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आज ये किया गया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया। आपने FIR दर्ज की, उसके बाद आप इनिशिएट करें, चाहे वो फॉरेन ऑफिस के लेवल पे इनिशिएट करें या इंटीरियर मिनिस्ट्री के या इंटरपोल के लेवल पे, तो ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात थे। लेकिन इसमें चूंकि हमारियाँ बाज़ मामलात में हमें नज़र आया, पिछले से पिछले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बाज़ मामलात में लगा ये कि पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस उसके अंदर नज़र आई और केसेस में। तो इतने साल बाद इतना अगर जितना इसका हवा खड़ा किया गया था, उस लिहाज से तो हमें कहीं रियासत की एक्टिविटी ही नहीं नज़र आती है कि उसमें क्या किया गया। 4-5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, उन्होंने क्या किया। तो मेरा ख्याल है ये तो अल्टीमेटली यही होना था जो इस वक्त हुआ, और मुझे ये मुकदमा अभी भी इससे ज़्यादा आगे जाते हुए नज़र ही नहीं आता। तो मेरा ख्याल है ये बात सही है कि हमारे यहाँ गद्दारी के सर्टिफिकेट इस तरीके से मांगे जाते हैं, बांटे जाते हैं जितने हम मेरिट के सर्टिफिकेट नहीं बांटते। और जो असल में पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये भी रहा है
कि जिस शख्स ने बरमला ये कहा कि हाँ मैं मुल्क तोड़ना चाहता हूं, उसको आपकी रियासत ने गुलदस्ता पेश किया और उसने जब ये कहा कि मैं कोर्ट में आके कन्फेशन करने को तैयार हूं कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, मैं एक ज़माने में मुस्लिम लीग का रुकन था, मैं आज ये बात क्यों कह रहा हूं, तो उसके बाद उसे कभी भी अदालत में पेश नहीं किया गया। मुझे अच्छी तरह याद है साईं GM सैयद का पूरा कन्फेशनल स्टेटमेंट तैयार था जो बाकी अदालत में देना चाहते थे, लेकिन उन्हें फिर अदालत में पेश नहीं किया गया। तो हमारी रियासत की के ये जो तदादात हैं इसको दूर करने की ज़रूरत है और इस तरह मुकदमात बनाने वाले, ख़ास तौर पे जब आप किसी को गद्दार कहते हैं तो बहुत सोच समझ के मुकदमा बनाना चाहिए, रेफरेंस फाइल करना चाहिए। इस तरह के एडवेंचरिज्म में आके मेरा ख्याल है हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। महमल, इससे आगे जाता हुआ नजर आ रहा है फिर आपको ये मामला? देखें अब सा इसमें मैं भी हाँ का ऑप्शन लूँगी। और जो सुप्रीम कोर्ट में आज जो बात हुई है मैं उस पर ज़रा बात करना चाहती हूँ। पहली चीज़ उन्होंने ये कहा कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आया ही क्यों है, क्योंकि अगर आपने अरेस्ट करना है या आपने एक्स्ट्रेडिशन करनी है तो उसका सुप्रीम कोर्ट से क्या लेना देना है। फिर उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये की जी पिटिशनर्स किधर है, कौमी वतन पार्टी और मियाँ नवाज शरीफ साहब तो खैर खुद ही जेल में है, और क्या पिटिशनर्स परसू करना चाहते हैं अगर, और लग ऐसे रहा है क्योंकि वो आए नहीं तो वो परसू ही नहीं करना चाहते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों एक ऐसे केस को सुनवाई करे जिस पर पिटिशनर जिनका केस है वो ही नहीं उसको परसू करना चाह रहे। और इसमें एक चीज़ में देखें अबसा के जो जस्टिस खोसा साहब है, चीफ जस्टिस साहब जो है, उनकी बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने वैसे भी बड़े जल्दी बहुत सारे केसेस अपने टाइम में भी निपटाए थे। अब जब वो चीफ जस्टिस बन गए, उनकी पहली स्पीच भी जब आपने सुनी तो उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा था कि मैं इस तरह की चीज़ें करना चाहता हूँ कि जिसमें जल्दी से जस्टिस भी हो सके और ये बैकलॉग वगैरह और ये इस तरह की चीज़ें खत्म हो सके। तो ये एक उसी की कड़ी हमें नजर आती है कि ये एक बहुत अच्छा, एक गैर ज़रूरी सा केस था जिसको उन्होंने निपटा कर फारिग कर दिया, और मेरे ख्याल में वो बाकी केसेस में भी इसी तरह से करेंगे। एक उनका कॉमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था, उन्होंने कहा कि क्या हमारी रियासत इतनी कमज़ोर है कि एक मेमो से लड़खड़ा जाए। तो देखिए बात ये होती है कि इस किस्म के जो केसेस होते हैं उनकी एक तो जिस तरह रीमा ने भी बात की, ज़रूरत ही नहीं थी कि जिस तरह किया गया। फिर आपको याद होगा कि मोहतरमा के मरहुमा आसमा जहांगीर साहिबा ने उस वक्त ये बात की थी मियाँ नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने एक वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था कि तुम याद रखोगे कि एक औरत काले कोर्ट में इधर खड़े होकर तुम्हें कह गई थी कि ये जो केस है, ये जो जजमेंट है, कल को ये आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगी, इस तरह की चीज़ होगी। तो वो बात उनकी सच होती दिखाई देती है। फिर जिस किस्म की बातें मियाँ साहब पे और जिस तरह के केसेस बने उस वक्त तो मियाँ साहब चले गए। ये इस किस्म के जो सियासी केसेस होते हैं और इन चीज़ों को ज़्यादा लटकाना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी ये चीज बहुत ही इल्तवा का शिकार किया गया इस केस में, और इसमें कोई आपके ख्याल में? फिर देखिए रिसोर्सेज, इसमें कोर्ट के रिसोर्सेज भी जाया होता है, टाइम जाया होता है जिसमें दूसरे केसेस निपटा सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है कि उन्होंने अदालत का वक्त ही जाया किया गया आपके ख्याल में इस केस में। हाँ का ऑप्शन आप ले रही हैं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मेमो गेट केस कोई दम था इस केस में और फिर अदालती फैसला आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, हुसैन हक्कानी साहब वो मेरे बहुत ही ज़ाती और पुराने दोस्त हैं। उनकी सियासत, उनका कंडक्ट, उनके ख्यालात से मुझे शदीद इख्तलाफ रहा है। ये रियासत जो है अबसा, इसकी जो तरजीहात हैं जिनको मज़ा साहब तजादात कह रहे हैं, ये मौका, महल, सन के साथ बदलती रहती है। ये मेमो गेट को समझें कि उस वक़्त का पैनामा था और इंशाअल्लाह 7-8 साल 5 साल बाद ये भी ऐसे होगा जैसे असर खान केस से वो कहते हैं ना, कंबल से को तो मैं छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। ये इस कंबलों से जान छुड़ाते फिरेंगे। ये वक्त की ज़रूरत है। जो दाल दली आज पैनामा ने गाला है, यही मेमो गेट में हमने देखा था। नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे, और ये जो पिटीशन थी जो नवाज शरीफ साहब के पास आई थी, ये मैं आपको ज़ाती इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि यही पिटीशन इसी फुल स्टॉप, कॉमा और इन्हीं के साथ इमरान खान साहब का पास आई थी। और ये था कि इमरान खान साहब उस वक्त पाकिस्तान से बाहर थे, एक इकोनॉमिक समिट में गए हुए थे। तो ये नवाज शरीफ साहब जो है वो जाके कोर्ट में खड़े हो गए, और उस वक्त जरदारी साहब का वही हशर हुआ जा रहा था हुसैन हक्कानी साहब की आड़ में, जो के पिछले 1.5-2 साल पहले जिस तरह भरकस निकाला गया था मुस्लिम नून का। तो ये रियासत सुप्रीम कोर्ट ने मलफूफ अंदाज में ये कहा है कि रियासत की अपनी तरजीहात है। आज मलफूफ अल्फाज में बताया गया है आपको कि ये खुदा के वास्ते इन चीज़ों में पकड़ो। ये मेमो गेट जो इतना बड़ा मसला था
कि पता लगता था कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा coup हो रहा है, गद्दारी हो गई है और गद्दार पकड़े गए हैं। हाँ, तो ये इसलिए जो है ना, ये उस वक्त की तरजीह थी, उसी तरह जिस आज पैनामा है, ये उसका वो बदल था, ये जुड़वा उस वक्त की जरूरत थी ये केस। बेनज़ीर, आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं जो हफीज़ साहब कह रहे हैं? जी बिल्कुल, सब पैनल पे जिन्होंने बात इस पे की है, देखें जब से जस्टिस खोसा आए हैं मेरे ख्याल से मतलब एक बड़ा अच्छे तरीके से एक निज़ाम चल रहा है। ना कोई रोज़ स्टिकर्स आते हैं, ना कोई हेडलाइंस आती हैं, फ्रंट पेजेस पे केसेस का फ़ैसला जल्दी हो जाता है। अभी हमने 2 और भी इस तरह के केसेस देखे। एक कोई आदमी था जो 1 साल से जेल में पड़ा हुआ था, उसमें कोई मुर्गियों के केस का इल्ज़ाम था। फिर एक था वो 10 साल से था जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम था, वो भी उन्होंने डिस्पोज किया है जस्टिस खोसा ने। तो एक बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा है और इसी तरह मेरे ख्याल से तो इसी तरह ही होना चाहिए। और जहाँ तक इस केस की बात है, जैसे महमल ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतलब इतना ये क्या कमज़ोर है हमारी जमहूरियत के एक मेमो से ख़तरे में पड़ जाती है। मतलब आजकल तो हर चीज़ से ही हमारी जमहूरियत जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही कुछ सिस्टम हमारा ट्वीट से भी बन जाती है। आजकल तो सोशल मीडिया से भी मेरे ख्याल से जमहूरियत जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। तो ये एक बड़ा एक अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा है। और ये केस जो था ये बहुत ही एक कमज़ोर केस था। इससे हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि 8 साल से एक तो ये केस चल रहा था, ऊपर से एक दफ़ा इंटरपोल को पिछली हुकूमत ने नोटिस भेजा कि गद्दारी के केस में हुसैन हक्कानी को वापस बुलाया जाए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने करप्शन का केस बनाया हुसैन हक्कानी के खिलाफ, फिर उनको कहा कि करप्शन के केस में उनको वापस लाया जाए, फिर वो भी इंटरपोल ने रिजेक्ट कर दिया। तो मेरे ख्याल से अभी आज नवाज शरीफ साहब खुद भी वैसे पछताते होंगे कि वो ये केस क्यों सुप्रीम कोर्ट लेके गए। और जैसे महमल कह रही थी, उनको अब आज आसमा जहांगीर साहिबा की बात याद तो आती होगी। बाद में माने भी उन्होंने क्या गलती वो अपनी बहुत सी बातों पे इजहार भी नवाज शरीफ साहब तो कर चुके हैं कि वो पछताते हैं। क्या एक मेमो से रियासत खतरे में पड़ जाती है? ये जो अदालती रिमार्क्स हैं इसका आप लोगों ने सबने जिक्र भी किया और ये काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। इनको अप्लाई किया जा सकता है बहुत सी और सी चीज़ों पर भी। और आप सब खैर मकदम कर रहे हैं जो आज फैसला आया है अदालत की जानिब से। आज 14 फरवरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वैलेंटाइन डे मनाने पर मुल्क में मुकम्मल पाबंदी बरकरार रखी है। अदालती फैसले में कहा गया है कि मुल्क भर में वैलेंटाइंस डे मनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालती फैसले के मुताबिक वैलेंटाइन डे पर पाबंदी की चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद अदालती फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद करवाएं। अदालती फैसले के मुताबिक किसी शहर में कहीं भी वैलेंटाइन डे मनाने के इंतजामात नहीं किए जा सकते। गुज़श्ता साल के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी दोबारा जारी की गई है। अदालती फैसले के मुताबिक पैमरा टीवी चैनल्स को पाबंदी पर अमल दरामद जो पाबंदी है उस पर यकीनी बनाने का अहकाम दिए गए हैं। पैमरा को भी इसी मामले पर हमारा सवाल होगा अपने पैनल से। इस्लामाबाद का वैलेंटाइन डे पर पाबंदी बरकरार रखने का हुक्म। क्या वैलेंटाइंस डे पर पाबंदी बरकरार रहनी चाहिए, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम चलेंगे महमल की जानिब। महमल, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो अब्सा, ये बात ये है कि एक तो ये कोई वैलेंटाइंस डे हुकूमती सतह पर तो मनाया नहीं जाता, ना ये कोई पब्लिक हॉलीडे है, ना वो कोई इस किस्म के कोई तकरीबें मुनक्कद करते हैं कि जिसके अंदर एतराज़ उठाया जाए। एक समाजी सरगर्मी है जिसके जो लोग रेस्टोरेंट्स में जाके चलो जी मना लेते हैं, कोई तोहफे तहफ़ दे देते हैं, घरों में कर लेते हैं। अब ये फ़ैसला जो है ना ये बड़ा ही ख़तरनाक है। उसकी वजह ये है कि देखिए एक तो मैं ये कहूँगी कि इस तरह की चीज़ हो नहीं सकती। दूसरा ये कि ये प्राइवेट ज़िंदगियों को रेगुलेट करता है एक तरह से। वो आपको ये कह रहा है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते। ये ऐसे ही है कि मुझे रियासत या मुझे कोई कोर्ट ये कहे कि तुम फलाने बंदे से मिल नहीं सकती या फलाने बंदे से आपकी रिश्तेदारी नहीं हो सकती, ये इस किस्म की बात है। और ये आजकल की जदीद रियासत में ये कहाँ होता है कि जो एक प्राइवेट आपकी ज़िंदगी की जो चीज़ है उससे आपको कुछ करने से रोका जाए। दूसरी चीज़ ये है कि यार वैलेंटाइन डे हम लोग अब गिवन के हम लोग के जो अपने इधर चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के अंदर, बेशक वो माशी हो, बेशक वो लॉ एंड ऑर्डर के हो, कुछ और हो, उसके अंदर कोर्ट्स जो है यानी कि वो प्राइवेट अफेयर के अंदर है। और दूसरा यार मोहब्बत का दिन है, मनाने दो। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू एवरीबॉडी। हम सारों को बिल्कुल मनाना भी चाहिए। जो नहीं मनाना चाहता ना भी मनाए, उनकी मर्जी है। स्टेट कौन होती है, कोर्ट्स कौन हो, जाती राय ये इसके ऊपर सबकी अपनी मर्जी है। एक प्राइवेट सा मामला है। आपके ख्याल में न्याजी साहब, जिस तरह महमल कह रही हैं, ये तो फिर प्राइवेट जिंदगियों को रेगुलेट करने वाली बात हो जाती है ना? पहली बात तो ये है कि अगर कोर्ट ने कोई डिसीजन किया है
तो मैं हैरान होता हूँ कि हम किस तरीके से उसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। मेरे ख्याल पहले भी एक दो दफ़ा ऐसे हो गए जब डिस्कस किया है तो कॉन्टेम्प्ट लगे। मुझे नहीं पता ये क्या डिटेल्स है, अगर तो उन्होंने कोई स्पेसिफिक डिसीजन किया है तो बाबर सत्तार साहब होते या अजीमा बैठी हैं तो यही कहेंगे कि ये कोर्ट के डिसीजन को आप जाके सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेंज कर सकते हैं अगर हाई कोर्ट का डिसीजन है। नहीं, वो उसमें ये कहा गया उसकी तशहीर ना की जाए, देखिए दूसरी राग़िब बात ना किया है, जाए बिल्कुल उस सही जानिब। है, हम क्यों तो उकसाया डिस्कशन जाए? आप बनाने से तो नहीं रोका ना, उकसाने से रोका है। मुझे एक बात अक्सर समझ नहीं आती कि पहली बात तो यह है कि लैटेंट स्पिरिट में वैलेंटाइन क्या है। वैलेंटाइन है दो बिलवड के दरमियान में इजहार मोहब्बत या उनको तजदीद इजहार मोहब्बत इस दिन लोग करते हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वेस्ट के अंदर अब रिचुअल के तौर पर मनाया जाता है। हम क्या कर रहे हैं, मुनाफिक सुबह से टीवी ऑन किया, भाई आप अपने बाप से मोहब्बत करें, वैलेंटाइन है, आप माँ से करें। मैं कहता हूँ अब लानत है ऐसी बात पे, आपको शर्म नहीं, आप इतनी जुर्रत तो कर लें कि उसको बता दें भाई ये है। साहब वैसे मैं समझ नहीं आती आप क्यों इस तरीके से मना भी लिया जाए। आप क्यों देखो एक बात यह है कि पहली दूसरी बात है वैसे भी इसको जनरलाइज हम करते रहे करना अभी तक एक टैबू के तौर पर देखा जाता है। वो वालिदैन को भी विश कर सकते हैं, बहन भाई को भी, किसी ने नहीं रोका, लेकिन आप जो लोगों को उस पे ठोसना चाहते हैं या उकसाना चाहते हैं तो मुझे उस पर ऑब्जेक्शन है। कोर्ट तो है, मुझे ऑब्जेक्शन है कि आप कहते हैं कि पहले मुझे कन्विंस करते हैं कि हमारा दिन है या अच्छी चीज़ है तो हमें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। मैं सुबह से जो टीवी चैनल खोलता हूँ अच्छी चीज़ अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। फिर ये पाकिस्तान में अब आम हो गया है, अब हमारा दिन बन गया है। अब मैं अब इसका क्या मेरे पास सवाल है? आप इसके आप ये कोई बना मनाता है, बिल्कुल मनाए जाके आज जाके अगर 360 दिन अगर कोई अच्छे तलकात नहीं रहते मियाँ बीवी के या दो दोस्तों के और वो आज जो है करना चाहते हैं या इस दिन को मनाने चाहते हैं, मनाएं। मुझे मैं तो बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन आप कहेंगे हम नुकसाना भी है, हम कहते हैं आप भी मनाएं। हम कहते हैं देहातों में जाएं लोग जूते मारें आपको, आप ये आपको कहेंगे हमें मनाने वैलेंटाइन। वो क्या होता है जब एक्सप्लेन करोगे तो सारे बाजार जूते पड़ेंगे। आप आ जाए ना मियाँ वाली में और आप कह दें कि हम वैलेंटाइन मनाना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है? आपको ये पाकिस्तान है और बड़ा जाहिर मुल्क है, इसलिए आपको ये एक तरह के लोगों की सोच हो सकती है, कुछ लोग भी सोचते होंगे। कुछ लोगों की रोजी रोटी लगी है, देखो फूल ज्यादा बिक जाते हैं, कोई गिफ्ट हो जाते हैं, कोई चीज की कमर्शियलिज्म है। अगर आप या तो एंटी कैपिटलिज्म हो आप और आप ये एंटी कमर्शियलिज्म हो, फिर आप उस चीज में उस लेफ्ट की तरफ से के ऊपर तनकीद वो और कराती है, वो सब चीजों से बढ़कर भी जो दोनों आप दोनों जो बात कह रहे हैं वो हम आगे रीमा की तरफ लेके जाते हैं। ये जियो ने के 3 जो हमारे यंगस्टर बैठे हैं और वो उनको वैलेंटाइन डे पे आपने ऐसे जो है बोर्ड प्रोग्राम बुलाए हुए, उनको घर में बैठना चाहिए था। कैंडल लाइट होता, ये अपने मियाँ के पास बैठी होती, इंजॉय कर रही होती। मेरा भी यहाँ आ रहा है, मुझे लेना है, उसके बाद एंजॉय। जो दो बातें, एक जो न्याय साहब बात करने की कह रहे हैं, जो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, वो कह रहे हैं कि जो इसका एक्चुअल रीजन है वैलेंटाइन डे मनाने का, फिर हम उस पर क्यों हिपोक्रेसी करते हैं कि हम वालिदैन को भी विश कर रहे होते हैं और दोस्तों को भी कर रहे होते हैं। एक तो इस पे आपकी क्या राय है? और दूसरा बरकरार रहनी चाहिए कि भाई आप ये कर ले, बता लोगों को ये बता ये रहे होते हैं और कर नहीं रहे होते। रीमा, पहली बात तो ये कि अगर अदालत का कोई फैसला है तो उसको उस पर तनकीद करना या उससे डिसएग्री करना कंटेम्प्ट नहीं होता। तो हम लोग अगर इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि वैलेंटाइंस डे को बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में नहीं आता। तो हमें रिलैक्स्ड होकर आराम से बात करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हम पाकिस्तान को हमने किस तरह का मुल्क बना लिया है। यहाँ पे तो इतनी दुनिया में फेमस हैं लव स्टोरीज जो यहाँ पे जिनकी फाउंडेशन है। आप ही रांझा देख लें, आप सस्सी पन्नू देख लें, आप मिर्जा साहिबा देख लें, बहुत सी और इतनी ज़्यादा है। अब हम लोगों ने अपने आप को क्यों इससे इतना दूर कर लिया है कि यहाँ पे तो लोगों को मोहब्बत ही नहीं होती। इतनी पोइट्री है, इतनी लिटरेचर है जो यहाँ है, हमारी रूट्स में है। तो हमें उसको बिल्कुल अपने आप को उससे डिवोर्स नहीं करना चाहिए। उसमें अगर कोई मसाइल हैं, अगर हेट प्रिंसिपल अप्लाई करके अगर किसी को नुकसान हो रहा है,
उस हद तक हमें उस पर बात करनी चाहिए, उसको रेगुलेट करना चाहिए। लेकिन प्यार के इजहार को आप कैसे रोक सकते हो, ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती प्रैक्टिकली। और एक लेकिन लार्जर पॉलिसी की बात अब्सा, बहुत मैं देख रही थी कल भी इस शो पे भी डिस्कस हुआ कि स्कूल जो हैं वो ड्रग टेस्टिंग करें स्टूडेंट्स की और फिर माँ बाप को जो है रिपोर्ट्स दें। इसके अलावा और भी हम बहुत ज्यादा पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड देखते हैं रियासत की तरफ से, चाहे वो गवर्नमेंट हो या चाहे वो अदालतें हो। ये बहुत नुकसानदेह चीज है, ये आपकी फंडामेंटल राइट्स की कॉन्ट्रवेंशन है, उस पर हमें बहुत गौर करने की जरूरत है कि रियासत की क्या हद किया है। रीमा, ताकि हम इस पे इजी होकर बात भी कर सके, कोई कंटेम्प्ट नहीं होगी आपके ख्याल में, बात इस तरह की है। बेनज़ीर, आपके क्या ख्याल आते हैं इस बारे में? अब सर मतलब ये बहुत ही वैसे बेकार सी डिबेट है, लेकिन ये है कि और ऑर्डर तो है कोर्ट का, मुझे तो पता भी नहीं उन्होंने ये केस लिया क्यों। और एक तो ये शौकत सिद्दीकी साहब ने केस सुना था और उन्होंने इसकी जजमेंट दी थी 2017 में, तो मेरे ख्याल से इससे आगे इस पे कमेंट शायद नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है कि मतलब जैसे महमिल भी कह रही थी, ये एक बड़ा प्राइवेट सी चीज़ होती है। अगर मैं अपने घर में अपने मियाँ को या किसी को फूल दूँ तो मतलब कि वो किस तरह आके मुझे रोकेंगे। पिछले साल तो मेरे ख्याल से वो कुछ जो सड़कों पे वेंडर्स थे उनके पीछे भाग रहे थे, वो बलून उनसे छीन रहे थे, तो फूल मतलब एक मजाक ही बन गया है। पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से कुछ 4 या 5 मुल्क हैं जहाँ पे पाबंदी है वैलेंटाइंस डे पे, उसमें एक है ईरान, एक है सऊदी अरेबिया और अब उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया। तो मतलब इसी से हमें पता चल जाना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मुझे तो ये लगता है कि इस तरह के जब आप इस तरह की डिबेट होती है तो वो ज़्यादातर औरतों को ही टारगेट करने के लिए की जाती है। अब जैसे सुबह से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि ये सिस्टर्स डे है, तो ये हिजाब डे है, तो मतलब कि ब्रदर्स डे क्यों नहीं हो सकता, मतलब कि औरतों की, हाँ मतलब ये औरतों की बात जो है वो एक और बस तरीका है औरतों को टारगेट करने का, और कुछ भी नहीं है। और बिल्कुल ये अजीब सी मंतक लगती है। ये भी मगर साहब, हमारे यहाँ के लोगों को इस तरह की चीज़ों के ऊपर रेगुलेट किया जा सकता है, तशहीर करने पर पाबंदी वगैरह, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, हम इंतहा पसंदी की इंतहा पे पहुँच चुके हैं और ये कोई आज का मामला नहीं है। जिस ज़माने में वैलेंटाइन डे शायद मनाया ही नहीं जाता था, कुछ किसी को शायद पता ही नहीं था, मैं 70s की बात कर रहा हूँ। उस वक्त हम कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे और जिन साहब का हम पिछले क्वेश्चन में जिक्र कर रहे थे, हुसैन हक्कानी साहब, वो उस वक्त सदर हुआ करते थे कराची यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन से। हम आर्ट्स लॉबी में बैठ के स्टूडेंट्स, क्लास फेलोज़ कॉफ़ी चाय पी रहे होते थे, तो कॉफ़ी और चाय आके उठा दी जाती थी। उस कैंटीन को मिसमार कर दिया गया जो आर्ट्स लॉबी के सामने हुआ करती थी। तो ये माइंडसेट आपका 70s और इवन लेट 60s से है कि आपके यहाँ इस चीज़ को टॉलरेट ही नहीं किया जाता। एक ज़माना था, कराची यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर थे, वो बाकायदा जो है वो डिस्टेंस करते थे कि इतने डिस्टेंस में बैठना चाहिए। तो ये एक माइंडसेट काफ़ी अरसे से, कई सालों से, दिहाइयों से हमारे यहाँ परवान चढ़ रहा है इस चीज़ को। और कोई ज़ाहिर है कोई रियासत थोड़ी ये डे मना रही है, या कोई भी डे आप मनाएं, प्राइवेटली बनाते हैं लोग, बनाते हैं, मनाएं, ना मनाते हैं नहीं बनाएं। और इसमें सिर्फ एक ही शेर कहूँगा, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जो लम्हे, ये उनकी याद में होगी। अब एक बात सिर्फ ले ले कि देखें, ये इंतहा पसंदी जो होती है, जब जो इंतहा भी करेंगे उसका रिएक्शन होगा। आप सिर्फ एक बात है कि हमने ये डिस्कस नहीं किया वैलेंटाइन को कि कोई अगर मैं तो महमुल की सारी बातों में मुत्तफिक हूँ। मुझे तो बड़ा खुशी हो रही है कि आज ये अच्छे मूड के साथ घर जा रही है, बिल्कुल वो जो एप्रोप्रिएट है वैलेंटाइन डे। जो पीछे से प्रोग्राम क्लोज करने का कहा जा रहा है, मैं तो आपसे भी एक सवाल करना चाहती थी कि क्या आपके हमेशा से ऐसे ही ख्यालात थे वैलेंटाइंस डे के बारे में, या आप कुछ वक्त के साथ बदल गए हैं? आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए शुक्रिया। इजाजत दीजिए नाजरीन, खुदा हाफिज।